हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल लर्निंग पॉइंट 247 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और साथ में आप जो है आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है कि टेलीग्राम पर जो है इस चैनल वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैथ या किसी भी अदर सब्जेक्ट के हैं तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं केमिस्ट्री के आज पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है कुछ समय के बाद लोहे की कीलें ऑप्शन ए घुल जाती हैं और नीला रंग विरंजित हो जाता है। ऑप्शन बी घुल जाती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है। ऑप्शन सी नहीं घुलती हैं और नीला रंग विरंजित नहीं होता है। ऑप्शन डी नहीं घुलती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी जो लोहे की कीलें होती हैं उनको कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है CuSO4 ये क्या होता है कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जिसको हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कि नीला थोथा का जो आपका रासायनिक नाम है वो क्या है, तो कॉपर सल्फेट होता है। उसका जो सूत्र होता है CuSO4 होता है। और अगर CuSO4 के जो है विलयन में कोई भी जो है लोहे की कीलें जो है डाली जाती हैं तो घुलती तो नहीं है लेकिन उनका जो रंग है वो विरंजित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं घुलती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि ऑप्शन ए क्रियाशील द्रव है, ऑप्शन बी अवाष्पशील द्रव है, ऑप्शन सी अत्यधिक वाष्पशील द्रव है और ऑप्शन डी कम वाष्पशील द्रव है। तो जो स्प्रिट होती है उसको जब हम हाथ पे रखते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर के वाष्पित होती रहती है, यानी कि उसकी वाष्पशीलता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अत्यधिक वाष्पशील द्रव है आपका जो स्प्रिट होता है, क्योंकि ये हाथ से ऊष्मा लेकर के वाष्पित होती है, इसीलिए हमें जो है हाथ पर अपने ठंडा महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी अम्लीय परिवर्तन, ऑप्शन सी क्षारीय परिवर्तन और ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो जो दूध से दही का बनना होता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन होता है। और साथ में जो है दूध से दही बनने के लिए आपका एक जीवाणु जो है उसमें काम करता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गैस के अणुओं से अधिक, ऑप्शन बी द्रव के अणुओं के से अधिक, ऑप्शन सी द्रव के अणुओं के बराबर और ऑप्शन डी द्रव के अणुओं से कम। तो अगर मान लो अणुओं की गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो ठोस में क्या होती है सबसे कम होती है, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में फिर क्या होती है गैस में होती है, मतलब सॉलिड में सबसे कम होती है। और उसके बाद में इससे ज़्यादा क्या होती है आपकी लिक्विड की होती है और उससे ज़्यादा किसकी होती है आपकी गैस की होती है। ये होती है तो सबसे कम किसकी होती है सॉलिड की होती है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा द्रव के अणुओं से कम हो जाएगी आपकी ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरा अणुक बल अधिक होता है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैसों में और ऑप्शन डी तीनों में समान। तो जो अंतरा अणुक बल होता है इसके पहले आपने देखा कि जो भी इनकी गतिज ऊर्जा होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा वो ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में सबसे ज़्यादा होती है और गैस में क्या होती है द्रव में सेकंड नंबर पे होती है और गैस में जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर अंतरा अणुक बल की बात करते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है जो ठोस होते हैं जो सॉलिड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम जो है आपके लिक्विड में होती है और सबसे कम किस में होता है इसका मान गैस में होता है। तो सबसे कम यहाँ पर सबसे अधिक पूछा गया तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा हमारा ठोस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतराणुक बल का मतलब होता है कि जो इसके अणुओं के बीच में लगने वाला बल होता है जिसको हम नॉर्मली ससंजक बल बोलते हैं, वहाँ पर जो है दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वही अंतराणुक बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी क्वथनांक और ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। तो जब भी जो कोई ताप होता है जिस पर जो है द्रव का जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस टाइम पर जो है आपका द्रव क्या होता है उबलने लगता है, मतलब कि वो उसका क्वथनांक पॉइंट होता है। ठीक है, उसका क्या होता है क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में ऑप्शन ए वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी कमी और ऑप्शन डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि। जैसे हम पहले अगर मान लो किसी भी ठोस को या अगर मान लो बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वो द्रव में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद में फिर गैस में चेंज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए शहद एवं नमक, ऑप्शन बी दूध एवं पानी, ऑप्शन सी शहद एवं पानी और ऑप्शन डी पानी एवं साबुन। तो यहाँ पर जो हमारे तीनों दिए गए पहले वाले तीनों, ठीक है, ये हमारे क्या है, मिक्सचर है, यानी कि मिश्रण है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मिक्सचर है और बाकी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, हमारा जो है यौगिक हो जाएगा पानी एवं साबुन। पानी एवं साबुन का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होता है, मिश्रण में कोई भी जो अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तब उसे हम यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, ऑप्शन ए मिश्रण है, कुछ आपको यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि हाँ मिश्रण कौन कौन सा है। इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया, पीतल और दूध। तो यहाँ पर जो मिश्रण की बात कर रहा है तो इस्पात, जिसको हम स्टील बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, मिश्रण है। वायु जो है ये भी क्या होती है, हमारी विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। चाक जो है ये हमारा एक यौगिक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। धोने का सोडा Na2CO3 ये भी क्या होता है, हमारा एक यौगिक होता है। और ग्लूकोज की अगर मान लो बात करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6 और तूतिया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे यौगिक होते हैं। और पीतल और दूध भी क्या आ जाते हैं लास्ट में, फिर मिश्रण हो जाते हैं। मतलब कि इस्पात, वायु, पीतल और दूध जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पीतल, वायु, इस्पात और दूध जो है ये क्या है, हमारे मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, ऑक्सीजन होता है। और अगर मान लो यहाँ पर अभी धातु की बात करेगी तो धातु कौन सी हो जाएगी, हमारी एल्यूमिनियम हो जाएगी। अगर धातु की बात की जाएगी तो धातु एल्यूमिनियम होगी। लेकिन अगर मान लो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तब क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा क्या होता है, 8 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमारा 8 होता है। और साथ में अगर मान लो इसके हम परमाणु द्रव्यमान या जो इसका परमाणु भार होता है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसका होता है 15.99, मतलब 9 आपका होता है। ये 3 बार 9 आपका होता है। इसको हम क्या मानते हैं, कभी भी ये नहीं लिखा जाता, इसको हमेशा क्या मानते हैं, हम 16 मानते हैं। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, 16 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। ऑप्शन ए सिलिकॉन, मतलब यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ दिए गए हैं, यहाँ पर जो है इसको ढूंढना है किसमें से शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल और साबुन। तो यहाँ पर पीतल क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। साबुन क्या होता है, आपका यौगिक होता है। दूध और शहद भी क्या होते हैं आपके, ये दोनों मिश्रण, यहाँ पर जो है मिश्रण वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका मिश्रण और यौगिक होते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर सिलिकॉन और दूध और शहद ये दोनों भी क्या होते हैं आपके मिश्रण। तो सिलिकॉन और ग्लूकोज जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों क्या हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, सिलिकॉन और ग्लूकोज। SI होता है और यहाँ पर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का आपको फार्मूला पता है C6H12O6। और सिलिकॉन जो है हमारा एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिलिकॉन और ग्लूकोज क्या हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतराण्विक बल नगण्य होता है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में और ऑप्शन डी इन सभी में। तो अभी आपको अंतराण्विक बल के बारे में बताएं कि सबसे ज़्यादा इस किस में होता है, सॉलिड में होता है। और उसके बाद में उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है। और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो लगभग नगण्य क्या मतलब, सबसे कम किस में होता है, गैस में। तो गैस में क्या होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं, आराम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं फ्रीली। इसलिए गैस में जो है अंतराण्विक बल का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा या नगण्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज हैं। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नौसादर, ऑप्शन सी बर्फ और ऑप्शन डी कोयला। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वपादज पदार्थ है ये कौन सा हो जाएगा, नौसादर। अब नौसादर क्या होता है, हमारा NH4Cl, ठीक है, NH4Cl जिसको हम नीला तोता के नाम से जानते हैं। तो नीला तोता नहीं होता आपका, नौसादर जो है NH4Cl होता है, ये जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। NH4Cl मतलब ये क्या होता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है।
ये होता है हमारा। और ऊर्ध्वपादित पदार्थ क्या क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो गर्म करने के बाद में सीधा ठोस से गैस में चेंज हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपादित पदार्थ कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl सोडियम अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl आप नाम याद रखना कि NH4Cl का पूरा नाम क्या होता है? NH4Cl का पूरा नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पर ठोस होगा, ठोस नहीं, यहाँ पर ठोस है, ये आपका ठोस होगा। अगला को यहाँ पर जो है ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी रबर और ऑप्शन डी शक्कर या शर्करा। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है? हमारा शक्कर। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं और वो ठोस के रूप में होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर हम देखें शक्कर क्या होता है? छोटे छोटे आपके अणुओं में बटा होता है और ठोस पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऑप्शन सी दाब स्थिर रहता है, ऑप्शन डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो प्रेशर कुकर में जो होता है यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में इसका क्या होता है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जो जल होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ जाने से उसके मतलब कि जल के बॉइलिंग पॉइंट या उसके उबलने से पहले ही क्या होता है? आपका खाना जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल का क्वथनांक इसमें बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। ऑप्शन डी आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो गैस जो होता है द्रव्य की ऐसी अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैस के क्या होते हैं? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। अगर मान लो ठोस की हम बात करते हैं तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और द्रव की बात करते हैं तो द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। और गैस में कुछ भी हमारा निश्चित नहीं होता, दोनों अनिश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? ऑप्शन ए MgSO4, ऑप्शन बी Na2CO3 × 2H2O, ऑप्शन सी ZnSO4 और ऑप्शन डी है NaHCO3। तो यहाँ पर जो है हमारा दिख रहा है उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखना है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं? पानी के कण विद्यमान रहते हैं और अगर वो वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें से पानी क्या होता है? आपका निकल जाता है या फिर शुष्क हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ पानी के कण किसमें विद्यमान है? सीधा सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 2H2O। ठीक है, Na2CO3 × 2H2O जिसे हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा पानी के कण विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी निर्वात आसवन, ऑप्शन सी वाष्पन और ऑप्शन डी आसवन। तो यहाँ पर जो बिना गर्म किए मतलब कि जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो जब पानी का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है उसके बाद में फिर उसका ताप नहीं बढ़ता और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? गर्म होता रहता है, वो वाष्पित होता रहता है। मतलब वहाँ पर ताप उसका बढ़ नहीं रहा है लेकिन पानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे वाष्पित होकर के वायु में मिल रहा है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब गर्म किए ताप बढ़ने पर ताप पर जो है किसी ताप पर एक निश्चित ताप पर जो है अणु जो होते हैं द्रव की सतह से अणु धीरे धीरे वायु में मिलते रहते हैं। तो वाष्पन में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे वो क्या होती है? घटने लगती है। यानी कि द्रव के जो अणु होते हैं उनके अणुओं की अगर स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए और बर्फ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तब क्या होगी? बर्फ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत द्रव के अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके। तो यहाँ पर जब बर्फ पिघलती है तो जो भी आपके अणु होते हैं मतलब क्योंकि वो द्रव में बदल जाते हैं और उनकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है? घटती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी भी अणु की उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऑप्शन ए गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन बी अणुओं के बीच आकर्षण बल। ऑप्शन सी ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन। और ऑप्शन डी अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, यहाँ पर जब भी किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसकी वाष्प बन जाती है, मतलब वो लिक्विड स्टेट में आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और जब अत्यधिक वृद्धि होती है तो सीधा क्या होते हैं, गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है। अब यहाँ पर हमसे धातु पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आपको तो पहले बताया जा चुका है कि धातु है। यहाँ पर अगर मान लो धातु की बात कर रहा है तो फिर धातु कौन सी हो जाएगी, एल्यूमिनियम हो जाएगी। अगर ये पूछा होता सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब हमारा क्या होता, ऑक्सीजन होता। तो इसका आंसर होगा हमारा एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके ऑप्शन ए क्वथनांक को कम कर देती हैं। ऑप्शन बी क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ऑप्शन सी हिमांक को बढ़ा देती हैं। और ऑप्शन डी हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो जो जल में घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं इसके क्वथनांक को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। अगर पहले कोई जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो अगर उसमें अशुद्धियाँ मिल जाएंगी तो उसका टेम्परेचर जो मतलब उसका जो क्वथनांक होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा हो जाएगा आपका 102, 104, 105 कुछ भी हो सकता है, बट 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा। ऑप्शन बी प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा। और ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो नवसादर होता है NH4Cl और साथ में जो नमक होता है इसको अलग करने के लिए, क्योंकि जब गर्म किया जाएगा तो नमक तो आपका जो है उसमें से पानी के अणु निकलेंगे, लेकिन जो नवसादर होगा वो क्या होगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। मतलब कि वो सीधा जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और उसमें जो भी आपका जो बर्तन रहेगा उसमें नमक बच जाएगा। मतलब ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा जो है इसे अलग किया जा सकता है। और नवसादर के बारे में आपको बताया गया है। ये क्या होता है, NH4Cl, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो पूछा जाता है आपसे कि नवसादर का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। और अणुसूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए कोयले का जलना। ऑप्शन बी दूध का सड़ना। ऑप्शन सी वाष्प का बनना। और ऑप्शन डी जल का निर्माण। तो यहाँ पर देखो, कोयले का जलना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का सड़ना ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। और जल का निर्माण ये भी क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। दूध का सड़ना वो भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। और कोयले का जलना भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन वाष्प का बनना, यहाँ पर जो है अगर आप पानी को गर्म करते हो उसके बाद फिर वाष्प बनती है, और फिर से अगर आप जो है वाष्प को ठंडा कर लोगे तो आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि वाष्प का बनना क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना क्या होगा, हमारा वाष्प का बनना, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो नहीं है तो वाष्प का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन ए जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन बी जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन सी जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो, जो भी अगर मान लो कोई भी चीज़ अगर मान लो ठंडा करना है तो वहाँ पर उसका जो सरफेस एरिया है अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर बर्फ़ को जो है बर्तन की ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर लगाया जाता है, तब क्या होगा, जो है वो शीघ्रता से ठंडा होगा। मतलब यहाँ पर जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा तब उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, और जब वो ज़्यादा होगा तो सॉरी तो आसानी से जो है दूध ठंडा हो जाएगा, मतलब जल्दी ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाता है तो जो है दूध सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए सिलिका। ऑप्शन बी कांच। ऑप्शन सी मैग्नीशियम। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर तत्व की बात की जाए तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ये हमारा क्या है, तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mg क्या होता है, हमारा तत्व होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी क्या है। ऑप्शन ए क्षारीय लवण। ऑप्शन बी अम्लीय लवण। ऑप्शन सी उदासीन लवण। और ऑप्शन डी द्विक लवण। तो फिटकरी जो होता है ये हमारा द्विक लवण होता है। फिटकरी का अगर अणुसूत्र की बात करते हैं फार्मूला, तो K2SO4 Al2SO4 का होल क्रॉस इंटू 24H2O, और ये क्या होता है, हमारा द्विक लवण होता है। अगला क्वेश्चन है,
वह पदार्थ जिनमें यौगिक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ऑप्शन ए उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन बी आर्द्रताग्राही पदार्थ, ऑप्शन सी प्रस्वेद पदार्थ और ऑप्शन डी रासायनिक पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके? आर्द्रताग्राही पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन बी प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो शायद पहले डिस्कस हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।